Good morning, students. I hope you are well at your side. Today we will revise our syllabus of PT1 exam. The first chapter of civics, political science, democratic politics, power sharing. Power sharing means the shared of the power among the various organs or various levels of the government. We discussed about the two countries, Belgium and Sri Lanka. Belgium is a small European country and like the Haryana. It has border with France, Netherlands, Germany and Luxembourg. The ethnic composition. Ethnic composition means ethnic means social division based on the कल्चर, शेयर्ड कल्चर कि एक कल्चर के अकॉर्डिंग एक तरह के कल्चर को मानने वाले लोगों का जो उसके अकॉर्डिंग डिवीजन है. तो देयर आर टू कंट्रीज, बेल्जियम एंड श्रीलंका. बेल्जियम डिवाइड्स इनटू टू रीजन, फ्लेमिश रीजन एंड वेलोनिया रीजन. फ्लेमिश रीजन, देयर आर 59% पीपल्स लिव्स इन फ्लेमिश रीजन and who speaks the Dutch language. 40% people speak French language in the country of Belgium. But if we tell about the Brussels, the capital city of Belgium, तो ब्रुसेल्स में जो 80% पीपल फ्रेंच स्पीकर हैं, 80% पीपल फ्रेंच स्पीकर एंड 20% पीपल हैं दे आर डच स्पीकर्स. बात करें हम ब्रुसेल्स जो कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम है, वहां पर 80% पीपल फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और 20% पीपल डच स्पीकर्स हैं. बट हम होल कंट्री, एंटायर कंट्री की बात करें तो द बेल्जियम डिवाइड्स इनटू टू रीजन, फ्लेमिश रीजन एंड वेलोनिया रीजन. एंड इन फ्लेमिश रीजन डच स्पीकर्स आर 59% पीपल एंड फ्रेंच स्पीकर्स आर 40% पीपल. इट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड इट इज ए कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन. एक जगह जहां मेजोरिटी में है एक लैंग्वेज स्पीकर, वहां वो ब्रुसेल्स में माइनॉरिटी में है. जहां ब्रुसेल्स में जो कम्युनिटी मेजोरिटी में है वो बेल्जियम में माइनॉरिटी में है. और द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. दिस वॉज रिसेंडेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गेट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो ये जो डच फ्रेंच स्पीकर्स थे जो माइनॉरिटी में थे, ये रिच एंड पावरफुल थे और जो डच स्पीकर्स थे वो मेजोरिटी में थे बट नॉट पावरफुल. वो पावरफुल नहीं थे और इसी वजह से इनको जो बेनिफिट्स थे वो मिल नहीं पा रहे थे. और ये इसकी वजह से एजुकेशन और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था ये इनका कम हुआ, एक स्लो स्पीड से हुआ. और इसी वजह से दोनों के बीच में एक टेंशन्स क्रिएट हो गई, इश्यू क्रिएट हो गया. और 1960 में द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स. Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people continued a majority in the country but a minority in the capital. कि यहाँ पर जो मेजोरिटी में थी वो माइनॉरिटी में थी और माइनॉरिटी वाली यहाँ मेजोरिटी में थी. तो ये दोनों में यहाँ कंटिन्यू जो कास्ट कम्युनिटी थी वो मेजोरिटी में आ रही थी और वहाँ बेल्जियम में माइनॉरिटी में आ रही थी. लेट्स कंपेयर. तो ये एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम और टेंशन का कारण क्या था कि एक कम्युनिटी जो माइनॉरिटी में थी वो दूसरी साइड में मेजॉरिटी में आ रही थी. देन द अदर कंट्री श्रीलंका जो लाइक दी हरियाणा के इक्वल इसका एरिया है और पॉपुलेशन भी यहाँ के समथिंग ही है.
ये जो एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका है, यहाँ पर 74% पीपल हैं वो सिन्हाला स्पीकर्स हैं। 74% पीपल सिन्हाला स्पीकर्स हैं और 18% पीपल तमिल स्पीकर्स हैं। इन 18% तमिल स्पीकर्स में 13% नेटिव तमिल हैं और 5% पीपल्स आर इंडियन तमिल। 13% पीपल आर नेटिव तमिल। नेटिव तमिल मीन्स श्रीलंकन तमिल कि वो वहीं के हैं, और 5% तमिल्स आर इंडियन तमिल मीन्स देयर forefather comes from the India as a labor in the tea gardens. तो 74%, 18% and 7% are others. So this is the ethnic composition of Sri Lanka. In Sri Lanka, most of the Sinhala speakers are Buddhist and Tamil speakers are Hindus and Muslims, and the 7% others are the both Tamil and Sinhala, they are Christians. तो इन श्रीलंका में टेंशन क्रिएट होने का कारण क्या था कि जब गवर्नमेंट वहाँ पर बनी, इलेक्शन हुए, तो वहाँ पर जो मेजोरिटी थी वो सिन्हाला स्पीकर्स की थी। तो सिन्हाला जो स्पीकर लीडर्स थे वो चाहते थे कि तमिल स्पीकर्स पर डोमिनेट करें, और उन्होंने पॉलिसी ऐसी बनाई कि सिन्हाला लैंग्वेज डिक्लेयर एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। वहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका में कर दी। वहाँ जो रूल था वो मेजोरिटेरियन बेस्ड था। मेजोरिटेरियन मीन्स कि जिस कम्युनिटी की मेजोरिटी थी उसी की गवर्नमेंट बनती थी और उसी कम्युनिटी का रूल वहाँ पर चलता था, और वो जो तमिल सिन्हाला मेजोरिटी में थे वो तमिल पर डोमिनेट करना चाहते थे। तो उन्होंने पॉलिसी ऐसी बनाई कि तमिल जो स्पीकर्स थे वो बैक फुट पर आ गए जॉब्स में, और अदर अपॉर्चुनिटीज़ थी वो तमिल्स के लिए एक तरह से ब्लॉक्ड हो गई, क्योंकि वहाँ सारा बेनिफिट जो मिल रहा था वो सिन्हाला स्पीकर्स को मिल रहा था। धीरे धीरे तमिल स्पीकर्स ने डिमांड की कि हमें भी जो एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाना चाहिए, और जो हमारा एक तमिल स्पीकर रीजन है उसको अलग से एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। तो 3 डिमांड्स जो थी उनकी, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज शुड नॉट डिनाई दैम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो फर्स्ट डिमांड थी कि पॉलिटिकल राइट्स इक्वल मिलने चाहिए। सेकेंड डिमांड तमिल शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड against them in putting jobs and other opportunities and ignore their interest. Third demand, Tamil should also be an official language, कि वो भी एक official language होनी चाहिए, and they should have regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs. The trust between the communities should be restored, कि दोनों कम्युनिटीज में ट्रस्ट होना चाहिए, तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज मिलनी चाहिए, उनके साथ लैंग्वेज बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ऐसी डिमांड्स वहाँ पर बार बार रखी गई, बट द सिन्हाला मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट डिनाइड देयर डिमांड्स। रेगुलरली उनके डिमांड्स को वो डिनाई करते रहे, मना करते रहे, और इसी कारण वहाँ एक 1990 में सिविल वॉर की सिचुएशन आ गई, और वहाँ सिविल वॉर हुआ दोनों कम्युनिटीज के बीच में, और लाखों लोग उसमें मारे गए। बट इन अदर साइड जहाँ बेल्जियम था, वहाँ बेल्जियम में 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ, लेकिन वहाँ श्रीलंका जैसी सिचुएशन अराइज नहीं हुई।
उसके पीछे रीजन था कि बेल्जियम जो मॉडल था गवर्नमेंट का, वो मॉडल था जिसको वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स ने न्यू डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने फॉलो किया। तो वो जो मॉडल था उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब दैट द मेंबर और डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इक्वल मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वहां पर जो मिनिस्टर्स थे वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन के बेस पर थे, मीन्स इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज डच एंड फ्रेंच स्पीकर्स। Some people laws require the support of majority of members from each linguistic group, thus no single community can make decision ultimately। वहाँ पर जो भी नए लॉ बनाए जाएंगे, इंट्रोड्यूस की जाएंगे, वो लॉ जो है वो सभी कम्युनिटीज़ के मेजोरिटी से पास होगा, ना कि एक सिंगल कम्युनिटी से। तो वहाँ सिंगल कम्युनिटी कोई रूल नहीं बना सकती। Second, many power of the central government has been given to the state governments. It means power shared among state government. सेंट्रल गवर्नमेंट की कई पावर्स थी वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, और स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर दी गई, the two regions of country, the state government are not subordinate to the central government। कि स्टेट गवर्नमेंट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट नहीं थी। इट मीन्स द पावर्स आर नॉट विदड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन था, स्टेट गवर्नमेंट के अपने राइट्स थे, अपनी पावर्स और लिमिट्स थे, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने पावर्स और लिमिट्स थे। Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation। तो equal representation in Brussels। ब्रुसेल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन था दोनों ही कम्युनिटीज का, चाहे वो कम्युनिटीज डच कम्युनिटी स्पीकर्स हों और चाहे वो फ्रेंच स्पीकर्स हों। द थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, वो जो थर्ड लेवल था वहां पर कम्युनिटी गवर्नमेंट में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मिनिस्टर्स था फ्रॉम ईच कम्युनिटी। बोथ कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटी से इक्वल रिप्रेजेंटेशन था कम्युनिटी गवर्नमेंट में, और ये थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट थी जिसका काम ओनली कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड जो इश्यूज थे उनको हैंडल करना था। तो ये था अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम मॉडल में क्या सुधार किए गए कि वहां पर सिविल वॉर अराइज नहीं हुआ। नाउ ए क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। जब हमने दोनों कंट्रीज के बारे में, वहां के एथनिक कंपोजिशन के बारे में स्टडी की, तो हमें पता चला कि एक कंट्री में पावर शेयरिंग है वो हो रही है और दूसरी कंट्री में पावर शेयरिंग नहीं हो रही है। वहाँ इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री के नाम पे श्रीलंका में तमिल्स को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन वहाँ नहीं दिया गया, और यह सिचुएशन जो थी बाद में एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर दी इसने, और वहाँ पर डिसइंटीग्रेटी थी वो हो गई, अर्थात वहाँ पर सिविल वॉर की सिचुएशन हो गई। लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ। उसके पीछे रीजन था कि बेल्जियम ने पावर को शेयर कर लिया, बहुत कम्युनिटीज में पावर शेयर हो गई, इसलिए वहां पर ऐसी सिचुएशन नहीं आई। तो नाउ ये क्वेश्चन, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, कि हमें पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों पड़ी। तो पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। कि यहाँ पर ये जो सोशल ग्रुप में डाइवर्सिटीज होती हैं वो डाइवर्सिटीज को रिड्यूस करता है,
द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, उस डाइवर्सिटी की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने के चांसेस होते हैं उनको रिड्यूस करता है। एंड सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। वहाँ पर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, बार बार गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता रहता है, उसको रिड्यूस करने में पावर शेयरिंग है हेल्प करती है। Imposing the will of minority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. थोड़े समय के लिए तो माइनॉरिटी को दबा के रखा जा सकता है, बट लॉन्ग टाइम तक उनके ऊपर डोमिनेट करना पॉसिबल नहीं रहता। तो यहाँ पर दो रीजन है, एक प्रूडेंशियल रीजन और एक मॉरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन जो है वो जो रीजन है कि जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक रूल्स इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विथ वन इफेक्ट्स बाय ईच इट्स एक्सरसाइज। कि पावर शेयरिंग जो है वो एक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की आत्मा है, अर्थात पावर शेयरिंग से ही एक्चुअल में डेमोक्रेसी आती है। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल होती है, अर्थात हर वो व्यक्ति जिसके ऊपर गवर्नमेंट रूल कर रही है उसके वो अफेक्टेड है, उसको भी एक राइट है टू कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, कि इस बात पे कंसल्ट करना कि उनके ऊपर रूल कैसे किया जा रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी और रूल्स रेगुलेशन बनाएगी वो हर व्यक्ति को अफेक्टेड करेगी, तो हर व्यक्ति का, ईच सिटीजन का ये राइट्स है कि वो भी जाने कि गवर्नमेंट उनके ऊपर कैसे गवर्न करेगी। द first set of region, prudential region, and second moral, while the sharing will bring out better outcomes, and moral region emphasizes the very act of vary power sharing as valuable। तो जरूरत यूं है कि एक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है कि डेमोक्रेसी में ये होना जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कि पावर शेयरिंग कैसे कैसे होती है। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, वन इज ऑन द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। इन हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग amongst various organs, so we know that there are three organs of every government. These are executive, legislature and judiciary. Executive, legislature and judiciary. These are the three organs of any government, and the power sharing between the organs of government is called the horizontal power sharing, and in vertical power sharing there are levels of the government. It means the power is shared among the various levels of the government, and these are the central level, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती हैं और कुछ पावर्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दी जाती हैं। दैट इज द पावर शेयरिंग on the basis of horizontal power sharing and vertical power sharing. That is the basis on the organs, and this is the basis of the levels of the government. तो एक तो इन बेसिस में
पावर शेयरिंग है वो डिवाइड हो रही है, पावर डिवाइड हो रही है। इसके अलावा पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स, इनमें भी पावर शेयर्ड हो सकती है। एंड पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। जो पावर शेयरिंग है वो इनमें भी हो सकती है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट जो प्रेशर ग्रुप्स एटसेट्रा।